वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द 8th लेक्चर ऑफ थियरी ऑफ एटम। अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है मोल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आगे केमिस्ट्री परस्यू करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो केमिस्ट्री का जो लैंग्वेज है ना, एक तरह से बोल सकते हैं वो केमिस्ट्री का लैंग्वेज मोल पे ही चलता है। जितना चीज़ हम लोग दिखाते हैं वो मोल पे ही चलता है। तो पहले समझते हैं मोल कंसेप्ट है क्या। कंसेप्ट तो आपको पता ही है, कोई चीज़ का को समझना, जो संकल्पना होता है उसे कंसेप्ट बोलते हैं। यहाँ मोल क्या है उसको पहले समझते हैं, वर्ड को समझते हैं कि ये मोल है क्या। तो देखिए, मोल जो है, ये मोल आया है एक लेटिन वर्ड से। हाँ, अक्सर सी लेटिन से ही आता है, तो ये भी एक लेटिन वर्ड से आया है और इसका मतलब होता है क्या चीज़ कि पाइल या हीप। ठीक है, तो ये आया कहाँ से है? तो द वर्ड मोल, वो मोल जो है, ठीक है, ये मोल इज अ लैटिन वर्ड। कैसा वर्ड है ये? लैटिन वर्ड, जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है वर्ड मीनिंग हीप। हीप या जिसको पाइल बोलते हैं, मतलब जब कोई चीज़ बहुत इकट्ठा हो जाता है उसी को हीप या पाइल बोला जाता है। जैसे एक जगह बहुत सारा किताब अगर एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ तो वो पाइल कहलाएगा। बहुत सारा चावल एक जगह रखा हुआ है तो उसको हीप कहेंगे। हीप मतलब पाइल, मतलब एक ही जगह बहुत सारा चीज़ जमा हो। ठीक है, तो मोल उससे कैसे रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मोल जो है, अगर आप नॉलेज के लिए रखना चाहें, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये मोल वर्ड जो है इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट के द्वारा कॉइन किया गया था, मतलब बोला गया था। तो वो जो थे वो थे विल्हेम ऑस्टवाल्ड। ठीक है, अभी आप इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, फिगर तो आपको दिख ही गया होगा। विल्हेम ऑस्टवाल्ड जो थे, उन्होंने फर्स्ट मोल जो वर्ड था उसका प्रोनाउंसिएशन उसको दिया था। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ इकट्ठा में, जमा में। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि इस मोल को कैसे डेली लाइफ से रिलेटेड करें। तो देखिए, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कुछ आइटम्स जो होते हैं, जैसे हमारे बनानाज है या बुक्स है या कॉपीज जब हम खरीदने जाते हैं, तो कभी कभी एक ऐसा इंस्टेंस आता है कि हम लोग वेट ना करके हम लोग बोलते हैं, कुछ अलग वर्ड यूज करते हैं, जैसे डजन यूज करते हैं, जिसको आप दर्जन भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ का 12 आइटम्स। ग्रॉस होता है 144, स्कोर होता है 20 आइटम्स। तो ऐसे ही हम लोग कुछ वर्ड है, उसमें डजन सबसे कॉमन है, इसलिए मैंने ये लिया है, जिसका मतलब होता है 12 आइटम्स। ये डजन क्या दिखा रहा है? तो डजन किसी चीज़ का क्वांटिटी दिखा रहा है। कितना क्वांटिटी? एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है, 12 आइटम्स। उसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल है बैंक का। ठीक है, तो पहला तो ये एक एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, इसमें और भी ले सकते हैं, स्कोर ले सकते हैं। स्कोर भी वर्ड है, जैसे डजन है ना, वैसे स्कोर का मतलब होता है कोई चीज़ 20। ग्रॉस जो है, वैसे ये ग्रॉस है वर्ड, उसका मतलब होता है 144। तो ये भी स्कोर जो है वो 20 आइटम्स के लिए होता है, ग्रॉस के लिए 144 आइटम्स। तो ये है। उसी तरह से एक और इंस्टेंस, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिससे इसको और समझते हैं। देखिए, बैंक जो होता है, जब बहुत बड़ा बड़ा बैंक होता है, वहाँ पे जब कॉइन लेके कोई आदमी जाता है, सिक्के लेके जाते हैं, तो वहाँ पे एक एक कॉइन को गिनना पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं। तो वहाँ क्या किया जाता है कि पहले से ही ये वेट करके रखा रहता है कि 1 kg जो कॉइन होगा, मान लीजिए 1 रुपये वाले 1 kg कॉइन होगा, उसका क्या मास होने वाला है। ठीक है, ये सब आप क्यों बता रहे हैं, थोड़ा देर में आपको क्लियर हो जाएगा सब। 1 kg जो कॉइन होगा उसका मास कितना होगा, ये फिक्स करके रखा जाता है। फिर जब आप कॉइन लेके अगर कोई आता है, कोई पर्सन आता है जिसका अकाउंट है, तो वो उस कॉइन को क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। ठीक है, और 1 kg पुर गया तो कितना हो गया वो अपना देखे रहते हैं। ठीक है, 1 kg है, उसमें कितना कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन, वो फिक्स रहता है। उसी तरह से 5 रुपये का, 2 रुपये का, सबका कॉइन बनाया रहता है। सेम चीज़ हमारे केमिस्ट्री में भी होता है। केमिस्ट्री में जब हम लोग कोई इक्वेशन लिखते हैं, मान लीजिए कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ एटम्स। क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ एटम्स। जब नंबर ऑफ एटम्स दिखा रहा है तो किसी केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं? तो इन एनी केमिकल रिएक्शन हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल। ऑफकोर्स मॉलिक्यूल भी कितना रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें मॉलिक्यूल पार्ट लेता है। ठीक है, उम्मीद है आपको एटम्स और मॉलिक्यूल से दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे जो होता है, तो हम लोग रिएक्शन में क्या दिखाते हैं? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को, ये कितना क्वांटिटी है। ठीक है, तो इन हम एक पहला लाइन ये लिख लेते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में, इन एनी केमिकल रिएक्शन, हम लोग जो क्वांटिटी, एक रिएक्शन का सिंबल है, शॉर्टकट है, इन एनी केमिकल रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो है, किसी चीज़ का क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या चीज़ से दिखाते हैं? बाय नंबर। ठीक है, बाय नंबर। जैसे यहाँ इससे ये पता चल रहा है कि एक एटम कार्बन का, एक एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, दोनों मिलके और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। ठीक है, और ये भी एक मॉलिक्यूल ही है कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड का। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही पार्ट लेते हैं।
ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को कैसे दिखाते हैं? बाय नंबर ऑफ एटम्स, बाय नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स से और मॉलिक्यूल से समझते हैं कि कितना एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उस रिएक्शन में। अब देखिए नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या आयन भी, आयन सब कुछ हम जानते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से समझा जा सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम जो है और मॉलिक्यूल जो है वो आयन्स है, वो आसान भी होता है, देखने में भी आसान है कि यहाँ एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और वो दोनों मिलके एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन इसी को अगर ये बाई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम मास यूज करें तो थोड़ा हैवी हो जाएगा कि ये 12U है, ठीक है, ये 32U है और ये जो है 44U है। तो इसको हैंडल करना थोड़ा हैवी हो जाएगा कि ये 44U है, यूनिफाइड मास है, ये कार्बन का 12 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 एटॉमिक मास, 44 एटॉमिक मास के बराबर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये थोड़ा कठिन है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स को, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स को, उम्मीद है ये सब आप वर्ड जानते हैं, बहुत मैंने इस पर बात किया हुआ है, इस पर अभी नहीं देना चाहता हूँ। एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं उनको अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस को अच्छे से हैंडल किया जा सकता है किसके कंपेरिजन में? मास। कैन बी हैंडल्ड ईजिली, कैन बी हैंडल्ड मोर ईजिली। इसको हम ज़्यादा ईजिली से हैंडल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मास, मास के कंपेरिजन में। ओके, इसीलिए जो हमारे केमिस्ट है, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक तरीका अपनाया, ठीक है, ईजिली एज कम्पेयर टू देयर मास, उनके मास के कंपेरिजन में, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, ठीक है। इसलिए एक न्यू यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया जो था मोल। ये मोल दिखाता था क्या? तो मोल एक चूंकि यूनिट था तो ये काउंट करता था किस चीज़ का? ठीक है, तो काउंट करता था कि कितना एटम है, कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना आयंस है किसी गिवन सैंपल में। मतलब अगर हमको 2 ग्राम दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें कितना एटम्स, कितना मॉलिक्यूल्स होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको चेक करने का काम करता था। तो चूंकि नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन किसी केमिकल रिएक्शन में देखना आसान रहता है मास के कंपेरिजन में, ठीक है, इसीलिए क्या हुआ? सो अ न्यू यूनिट, एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया। क्या किया गया? एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया और ये यूनिट जो है, इसी यूनिट को क्या कहते हैं? कॉल्ड मोल। चिंता नहीं कीजिए, ये डिफिनीशन ये मैं आपको इजी लिखा दूंगा। ये मोल को एक और नाम बोला जाता है, ये मोल को बोला जाता है काउंटिंग यूनिट ऑफ केमिस्ट। केमिस्ट के लिए यही है काउंटिंग यूनिट, ठीक है। जो केमिस्ट है, केमिस्ट्री लैब में काम करते रहते हैं, वो मास से नहीं बात करते हैं कि 44U मास बराबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे नहीं बात करते हैं। वैसे तो अगर 10 मोलिक्यूल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, समझिए 440U हो जाएगा, तो हैवी है वो हैंडल करना। तो लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। तो ये मोल क्या है? अभी तो डीप में समझेंगे कि 1 मोल क्या होता है, 2 मोल, तो उसके बारे में तो समझेंगे। तो ये क्या है? काउंटिंग यूनिट ऑफ केमिस्ट और साइंटिस्ट जो होता है उसको, उनके लिए यही काउंटिंग यूनिट है। वो लोग मोल्स में ही बात करते हैं, ठीक है, ये भी समझे। अब 1 मोल होता क्या है? ठीक है, तो 1 मोल दिखाता है एक क्वांटिटी ऑफ नंबर। क्या दिखाता है? क्वांटिटी ऑफ नंबर। उसी तरह से जैसे 1 डजन जो था वो दिखाता था 12 आइटम। 1 डजन क्या देता था? 12 आइटम। 1 स्कोर क्या दिखाता था? 20 आइटम्स, ठीक है। 1 ग्लॉस क्या दिखाता है? 144 आइटम। उसी तरह से 1 मोल जो है वो 1 मोल क्या दिखाता है? हम लोग चूंकि यूनिटी से ज़्यादा मतलब रखते हैं, तो 1 मोल जो है वो दिखाता है क्वांटिटी को, किसी चीज़ के क्वांटिटी को। जैसे वहाँ 12 आइटम था, किसमें? नंबर में, ठीक है। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये क्वांटिटी जो नंबर में है, जो 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। डजन में भी ये चीज़ था कि 1 डजन, वो भी क्या दिखाता था? क्वांटिटी इन नंबर, जो कि होता था 12 के बराबर। उसी तरह से ये जो 1 मोल है, जो कि क्वांटिटी इन नंबर दिखाता है, वो बहुत बड़ा नंबर है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये नहीं समझिए कि कैसे भी ये नंबर दे दिया हुआ है, पूरा एक्सपेरिमेंटल किया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात भी करेंगे कैसे ये नंबर आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा सोच सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा उसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे नंबर आया होगा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। तो 1 डजन जैसे 12 होता है क्वांटिटी नंबर, उसी तरह से एक मॉलिक्यूल इतना होता है। अब सबसे खूबसूरत बात यह है कि 1 डजन, जैसे 1 डजन हम लोग बनाना का बात करते हैं, तो उसमें 12 बनाना जाएंगे, ये हमको पता है, लेकिन उसका वेट कितना होगा, उसका मास कितना होगा, ये नहीं पता है हमको, ठीक है, ये हमको नहीं पता है। यहाँ पे 12 आइटम्स होंगे मुझे पता है, यहाँ पे भी 12 आइटम्स करना थोड़ा गलत होगा, पार्टिकल्स होगा, ये हमको पता है, ठीक है। लेकिन इसमें मास फिक्स नहीं रहता था, मास डज नॉट रिमेन फिक्स। कभी अगर 12 बना लिए, छोटा वाला है तो उसका मास कम होगा, ठीक है। कभी मोटा वाला लिए या बड़ा वाला लिए तो मास ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इस केस में कोई चीज़ अगर 12 लिए, पर इस केस में जो मास होता है वो भी फिक्स रहता है, ठीक है, मास भी फिक्स रहता है। एडवांटेज है ये मोल का ओवर डजन, ठीक है, कि मास ऑफ 1 डजन फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन मास ऑफ 1 मोल
किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का मास ऑफ 1 मोल किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज फिक्स्ड, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का फिक्स है। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका मास फिक्स हो जाता है। ओके, ये जो हमारे पास आया है ये संख्या 6.022 इंटू 10⁻³ इमेजिन आप कर लीजिए, यहाँ पे 23 जीरो बैठने वाला है तो कितना बड़ा संख्या हो जाएगा। इसको एमिलियो एवोगाड्रो ने इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ही किया था, और इसीलिए इसका नाम पड़ा एवोगाड्रो नंबर। क्या नाम पड़ा? एवोगाड्रो नंबर। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एन और नीचे ओ, एवोगाड्रो का नंबर। कहीं कहीं ए भी लिखा रहता है, एवोगाड्रो नंबर। ये निकला कैसे है? ये आया है एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया। अब ये कैसे फाउंड किया गया इसको थोड़ा समझते हैं। एक्सपेरिमेंटली फाउंड, अब देखिए, हाँ, साइंटिस्ट सब क्या किए, एक कंपैरिजन करके बैठे। वो क्या किए, कोई सब्सटेंस लिए, ठीक है, लिए, उसके बाद वो क्या किए, तो मास किए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कोई एलिमेंट लिए, कोई कंपाउंड लिए, जैसे मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, उसका जितना एटॉमिक मास था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 12 और 16 16 32 यानी 44U। तो इस 44U जो था यहाँ पे, ये 44U, इसको वो क्या किए, इसमें वो काउंट करना शुरू किया कि नंबर ऑफ एटम्स कितना है। और ये थोड़ा आसान नहीं था, 44U सिंपली मीन्स 1 प्रोटॉन का लगभग 1U होता है, तो 44U में कितना एटम है खोजना वो आसान नहीं था, इसलिए ये थोड़ा बड़ा यूनिट लिए। वो क्या किया, 44 ग्राम CO2 में काउंट किए, ठीक है, क्या काउंट किए, क्या चीज़, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और उनको कितना मिला, यही नंबर मिला 6.022 इंटू 10⁻23। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये आपको याद होना चाहिए, इतना ही मिला मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगेन अगर हम बात करें एक और की, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और मास कितना होता है 24U। अब यही इसका ये क्या किया, 24U ना लेके 24 ग्राम चेक किए, 24 ग्राम मैग्नीशियम, ठीक है, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम का जो काउंट करने पे आया वो भी इतना ही आया। मतलब आप समझ रहे, एक रिलेशन उनको निकल गया कि जो 1 मोल होता है किसी सब्सटेंस का वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक, ये क्या था इसका, ये मॉलिक्यूलर मास था, ये क्या था यहाँ एटॉमिक मास था। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, लेकिन ग्राम में, लेकिन किसमें, ग्राम में, ठीक है। तो 1 मोल जो होता है किसी सब्सटेंस का वो किसके बराबर होता है, वो होता है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, या आप उसको आयनिक मास या फार्मूला यूनिट मास भी बोल सकते हैं आयंस के लिए, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इन ग्राम, ठीक है। मतलब हमारे पास जो एटम और मॉलिक्यूल का मास है वो यूनिफाइड मास में रहता है, ठीक है, वो किस में रहता है, यूनिफाइड मास में, यू में। वो बहुत छोटा यूनिट है, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में कितना छोटा है, ठीक है। और हम जो अभी इंट्रोड्यूस किए वो क्या किए हैं, ग्राम में, जो हमको थोड़ा मोड़ा फील होता है कि 24 ग्राम कितना होगा, 25 ग्राम कितना होगा, ये थोड़ा मोड़ा हमको फील होता है। अब चलिए एक और बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ये ग्राम है, कि एटॉमिक मास को जब ग्राम में लिखते हैं तो इसका अपना एक नाम हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या है ग्राम एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास सिंपली इन ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो ये है एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास इन ग्राम, इन ग्राम्स। ओके, कैसे मिलेगा हमको ग्राम में एटॉमिक मास, तो आपको सिंपली करना है, रिप्लेस कर देना है, आपको रिप्लेस द यू आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है, फ्रॉम द मास ऑफ एटम, फ्रॉम मास ऑफ एटम, जितना मास ऑफ एटम होगा, ठीक है, वही रहेगा, उसमें आपको यू को रिप्लेस, यानी यूनिफाइड मास जो होता है उसको रिप्लेस कर देना है, किससे, बाई जी से, ग्राम से, ठीक है। ये मैं आपके अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली है कि जितना एटॉमिक मास होता है उसी को अगर ग्राम में लिख दे, ठीक है, जैसे 24U था उसको 24 ग्राम में लिख दी, तो उसमें नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स हो जाता है, इतना हो जाता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। उसी तरह से एक कंसेप्ट आया मॉलिक्यूल के लिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो नाम से आपको आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास है इन ग्राम में। कैसे मिलेगा, तो आपको इसके लिए भी कुछ भारी काम करना नहीं, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, इसके लिए भी आपको कोई हैवी काम करना नहीं, आपको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है, रिप्लेसिंग यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो हमको मिलेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 44U मिला था, तो उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को किससे, बाय जी, यानी ग्राम से।
ठीक है, तो टू इजी, ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास में आपको दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ से आप समझे कि अगर हमको 1 मोल ऑफ एटम है या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, उसमें मास कैसे फिक्स रहता है, तो 1 मोल ऑफ एटम या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में हम वही न्यूमेरिकल वैल्यू लेने वाले हैं, जैसे 24 था तो वही न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में इन ग्राम, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ग्राम एटॉमिक मास इन ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन सेम। न्यूमेरिकल वैल्यू समझते हैं, नंबर जो है आगे में 24 44 वो फिक्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन सेम। तो चेंज क्या होता है, तो चेंज होता है यूनिट। ठीक है, यूनिट चेंज होता है, किससे कौन चेंज होता है, तो यूनिट चेंज होता है कहाँ से कहाँ, तो जो यू है वो जी बन जाता है, फ्रॉम यू टू जी, यू से क्या बन जाता है, जी। ठीक है, यानी यूनिफाइड मास से ग्राम में बदल जाता है। अब किसी भी चीज़ के जो 1 मोल में कितना मास है, जैसे हम बात करें कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल होता है। ठीक है, अभी बात किया ना कि 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है किसी भी एटम के मास के बराबर, जो कि ग्राम में अगर मेजर किया हो, किसी भी मॉलिक्यूल के मास के बराबर जो कि मॉलिक्यूल में मेजर किया हो। एक्सपेरिमेंटल है, इसका मैं प्रूफ या वेरिफिकेशन नहीं देख सकता हूँ, मैं क्या कोई नहीं देख सकता है। ठीक है, इसके लिए काउंटिंग हुआ है, ऐसे ही नहीं आपको बता दिया गया है कि 44 ग्राम में CO2 जो होता है वो इतना ही होता है, ये सब काउंटेड है, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो एक अगर यहाँ हम लोग समझे कि 1 मोल में क्या दिखाता है, ये दिखाता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, जो किसके द्वारा दिखाया जाता है, एक नंबर के द्वारा, बाय अ नंबर के बराबर होता है। वो नंबर ऑफ कोर्स आपको पता है, एवोगाड्रो नंबर, जिसको A0 लिखते हैं, एवोगाड्रो नंबर। उसका मास भी फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड मास किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। वो मास किसके बराबर होता है, तो वो मास होता है उसी एटम या मॉलिक्यूल के मास के बराबर, लेकिन किसमें, ग्राम्स में। तो किसी भी सब्सटेंस के जो 1 मोल का मास होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास कितना है, तो 1 मोल का मास है, 1 मोल का मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, 44 ग्राम। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास है उसको बोला जाता है मोलर मास। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास किसको बोलेंगे, तो मोलर मास सिंपली क्या दिखाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, उसी को क्या बोल देते हैं, मोलर मास। ठीक है, तो अगर हमको पता करना है कि मोलर मास क्या है, तो हम क्या कर देंगे, हम लोग को पूछे मोलर मास क्या है, तो नाम से पता चला एक मोल में कितना मास है किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, उसी को क्या बोल देंगे, मोलर मास। जैसे एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल जैसे थोड़ा अलग अब ले लेते हैं हम लोग। अगर बात करें एक मॉलिक्यूल का, जैसे H2O का, तो H2O का आप अगर एटॉमिक मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, तो एटॉमिक मास, सॉरी ये मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूलर, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, तो इसमें जितने एटम है उनके मास को सम कर दीजिए। जैसे हाइड्रोजन 2 है तो 2, और मास होता है हाइड्रोजन का 1 का 1, तो 2 × 1, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो एटॉमिक मास होगा 16, तो 16 + 2 कितना हो गया, 18U। ये आया एटॉमिक मास। पर हमको 1 मोल का निकालना है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास में क्या करते हैं, न्यूमेरिकली वही वैल्यू रह जाता है, लेकिन वो ग्राम में लिखा जाता है। यानी 18 ग्राम मास है किसका, या बोल सकते हैं मास है, 18 ग्राम इज मास, जिसमें विच हैज 1 मोल, 1 मोल होगा क्या चीज़ का, ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल का 1 मोल, 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल जो होंगे वो कितने में होंगे, सिर्फ 18 ग्राम पानी में। सोचिए थोड़ा सा, अगर आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा फील करना चाहते हैं, सोचिए सिर्फ 18 ग्राम पानी कितना कम है, उसमें इतना मॉलिक्यूल होने वाला है, इतना 6.022 × 10⁻23। ठीक है, ओके, ठीक है। तो 1 मोल, एक बार और मैं लिख दे रहा हूँ, 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23। ये किसका बराबर होता है, तो मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इन ग्राम। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, याद किया, अभी तक तो समझ गए ही होंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए ये समझ गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट समझने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा आगे में क्या बात करने वाले हैं, आपको कुछ मिसकंसेप्शन अगर है तो उसको मैं दूर कर देता हूँ, और उसके जस्ट बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये पूरा कंसेप्ट हमारे हाथ में रहेगा। पहला चीज़ कि अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ O की, सिंबल O की, तो सिंबल O एटम दिखा रहा है ऑक्सीजन का। सिंबल O क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 एटम या
वन एटम बोले या वन मोल बोले, वन मोल दिखा रहा है किसका, ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ये किसके बराबर होगा, एक ऑक्सीजन एटम है तो वो उसकी मास के बराबर होगा। ठीक है, तो सिंपल ओ लिखा हुआ उसका मतलब है 1 मोल है ऑक्सीजन एटम का। ठीक है, सिंबल अगर 2O है तो इसका क्या मतलब है, 2O और O2 अलग है, 2O और O2 अलग है। 2O सिंपली 2 एटम दिखा रहा है और O2 एक मॉलिक्यूल है जो एक फोर्स के द्वारा बाउंडेड होगा। 2O क्या दिखा रहा है, तो रिप्रेजेंट्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। O2 क्या दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या दिखा रहा है, मॉलिक्यूल है। O2 क्या है, मॉलिक्यूल है, वो सब एटम है। वैसे 2O2 लिखा देगा, 2O2, तो 2O2 क्या दिखाएगा, ठीक है, दिखाएगा 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन बच्चों को रहता है कभी कभी और वो गलती कर लेता है, इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट को आप हैंडल कर सकते हैं इतना ही नॉलेज से। अब जरूरी क्या है, तो जरूरी है आपका एक चीज़ होना कि आप एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास जिसको आयनिक मास बोलते हैं वो आपके हैंड में होना चाहिए। ठीक है, आपको एटॉमिक मास दिया रहेगा, वैसे तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि जो 20 तक होता है कुछ एक्सेप्शन के साथ उसमें डबल कर दीजिए एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर ऑफ कोर्स आपको याद रहने वाला है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। कितने क्वेश्चन में आपको एटॉमिक मास दिया रहेगा उसका आप चिंता नहीं कीजिए, कितने में आपको दिया ही रहेगा, तो उसका आप टेंशन नहीं कीजिए। जिसमें नहीं दिया रहेगा उसमें अच्छा रहेगा कि आप याद ही कर ले। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा या बुक में दिया रहेगा उसमें क्या रहेगा कि उसमें आपको एटॉमिक मास दिया ही रहेगा। मॉलिक्यूलर मास बनता है किससे, तो मॉलिक्यूलर मास बनता ही है। ठीक है, एटॉमिक मास के सम को जितना एटम रहता है उसको सम कर देते हैं तो वही हो जाता है एटॉमिक मास। ओके, ठीक है, तो अगर हम एक दो और बात कर ले इसी को अच्छे से, तो मोल ऑफ एटम, तो मोल ऑफ एटम का क्या मतलब है, तो 1 मोल ऑफ एटम का मतलब है, ठीक है, मास ऑफ एटम। ठीक है, मास ऑफ दैट एटम, मास ऑफ द एटम इन ग्राम, ग्राम। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का, सिर्फ ऑक्सीजन एटम का मैं बात कर रहा हूँ, ओ का, ऑक्सीजन एटम का, तो 16 ग्राम बराबर 1 मोल। जैसे 1 मोल ऑफ ओ एटम, ऑक्सीजन एटम का क्या मतलब है, मतलब है 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, उसी तरह से अगर बात करें 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या दिखाने वाला है, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल दिखाने वाला है मास ऑफ द मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, किस में, इन ग्राम में। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में वाटर ही ले लीजिए। ठीक है, वाटर अगर ले लेते हैं तो वाटर का 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 18 होता है ना, 18 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, मुझे उम्मीद है अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 1 मोल रिप्रेजेंट करता है क्या, यहाँ समझिए आप, एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये दिखाता है कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जो कि ग्राम में होगा उसके बराबर, और एक फिक्स पार्टिकल को भी दिखाता है जो कि है 6.022 × 10⁻23। ठीक, इतना आपको क्लियर है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर है। अब देखिए, अब हमको अगर पूछ देता है कि कितना मोल होता है, ठीक है, किसमें, तो आपको सिंपल कुछ क्वेश्चंस है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और उसको सॉल्यूशन भी करेंगे, धीरे धीरे हम लोग एक साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम एक फार्मूला भी निकाल देंगे कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। इसको आप अगर डिफिनीशन से लाए, आपको अगर फार्मूला नहीं पता है, डिफिनीशन से इसको लाना चाहिए, तो हम जानते हैं कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना होगा, हैज मास ऑफ 12G, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 6 का हो गया 12, तो 4 मोल्स ऑफ कार्बन एटम ये कितना मास होगा, हैव मास ऑफ, 1 का 12, 2 का 2 × 12 यानी 24, 3 का 36, 4 का 48, 4 × 12 जो कि किसका हो जाएगा 48 ग्राम। हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म, 48 ग्राम। ओके, यहाँ से एक अच्छा सा आप अगर देखना चाहें तो निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना हो, यहाँ पे आपको क्या है, मास, किसका मास आया है, ठीक है, कार्बन एटम का। उस कार्बन एटम को जब हम मोल से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, कार्बन एटम के, यहाँ आप एक चीज़ देखिए, ये क्या है, ये है मोल्स। उस मोल्स को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दिए, मॉलिक्यूलर मास से, या आप बोले अच्छे से तो यहाँ एटम्स की बात कर रहे हैं तो ग्राम एटॉमिक मास से, तो हमको क्या आ गया मास
ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। तो अगर हमको मोल्स निकालना है, इसी से मैं आपको फॉर्मूला निकालना, मोल्स निकालना है, वो कैसे निकल जाएगा? तो जो मास आपको दिया रहेगा, मान लीजिए आपको मास दिया ही हुआ है कि मेरे पास 48 ग्राम, इसका उल्टा ही पूछ सकता है ना कि 48 ग्राम कार्बन है आपके पास, तो उसमें कितना मोल होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो बस यही फॉर्मूला है। आपको जो मास दिया रहेगा एटम का, मास ऑफ द सब्सटेंस या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो मास ऑफ द सब्सटेंस जो हमको दिया रहेगा, या ऐसे बोल सकते हैं गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस बाय ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिकुलर मास। तो कितना ईजी हो गया। तो मेरे पास एक सुंदर सा फॉर्मूला हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स जो निकालना है, जो मैंने आपको रट के नहीं बता दिया, डायरेक्ट यहाँ से आपको फॉर्मूला बना के दिखा दिया कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके बराबर होता है, तो जो गिवन मास है, ठीक है, बाय ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिकुलर मास। अगेन ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इन ग्राम, जो एटॉमिक मास है वही होगा, न्यूमेरिकली नंबर में वही होगा, सिर्फ उसको यू को जी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। चलिए, एक तो हमारे पास ये हो गया। अब देखिए, इससे ही एक और फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं जो हेल्पफुल रहेगा, और उसके बाद हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकेंगे। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास जस्ट आया, हम लोग खुद से अभी बनाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत नहीं ना कि एक मोल में होता है कितना ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, तो एक मोल में 12, तो 4 मोल में 48, ठीक है। और इसी से हम लोग फॉर्मूला भी बना लिए, यहाँ लिखा हुआ मोल्स इंटू ग्राम एटॉमिक मास, इसका क्या है, ये 12 क्या है, तो 12 ग्राम एटॉमिक मास है, किसका, 12 ग्राम क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है कार्बन का, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू क्या आ गया, जो मास सैंपल में होगा जिसमें ये 4 मोल होगा, तो यहाँ से निकाले हम मोल्स बराबर, इसको सिंपली इधर कर दिए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में हो गया, और हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो एक तो हमारा बन गया नंबर ऑफ मोल्स का किसके बराबर, तो एक हो गया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया गिवन मास, ठीक है, बाय क्या, अच्छे से हम लिख दे, एक ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मोलिकुलर मास, इसकी जगह मैं लिख दूं अगर मोलर मास, क्या मोलर मास क्या दिखाता था, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, यह तो दिखाता था। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम या मॉलिक्यूल क्या होता है, वही तो होता है ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास है 12G, यही क्या दिखा रहा है 1 मोल, और इसी को क्या बोलते हैं मोलर मास, या पैसे भी GAM या GMM भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। एक और कर लेते हैं, क्या हम जानते हैं मोलर मास में, किसी भी चीज़ के मोलर मास में, जैसे 12G में कितना पार्टिकल है, पता है हमको कितना, 6.022 × 10⁻23। अरे किसी भी चीज़ का जो हमारे पास रहता है, ठीक है, अगर गिवन हमको मास दिया हुआ है, ठीक है, मास हमको दिया हुआ है कि 12G है, वो उसका मॉलिकुलर मास है, वो भी ग्राम में रिप्रेजेंट करता है, तो वो उसमें हमेशा फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहता है, कितना 6.022 × 10⁻23। यानी नंबर ऑफ मोल्स को अगर पार्टिकल के रूप में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 6.022 × 10⁻23, या भारी लग रहा है तो एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, या वो भी लिख सकते हैं। और ऊपर में क्या लिख देंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। एक क्वेश्चन इस पर करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोनों पे एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि कितना, देखिए मैं क्वेश्चन भी अभी लिख रहा हूँ कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट, कितने मोल्स प्रेजेंट है किसमें, इन 132 ग्राम ऑफ CO2, 132 ग्राम अगर CO2 है तो उसमें कितना मोल प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, या यूनिटरी मेथड से भी आप जा सकते हैं जैसे पहले किए थे, पर आपको ये फार्मूला याद है, ये दोनों तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी याद है तो मैंने आपको पिछले स्टेप में बता दिया है कि कैसे हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। चलिए, इसमें जैसे हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो हमको गिवन मास दिया है क्या, तो हाँ गिवन मास तो दिया है, इस क्योंकि फार्मूला के लिए गिवन मास चाहिए मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 132 ग्राम, और हमको क्या निकालना है मोलर मास। मोलर मास किसके बराबर होता है, तो मास इन ग्राम, तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। अगर आपको दे भी दिया रहेगा, आपको याद नहीं हो तो कार्बन का होता है 12U, ऑक्सीजन का होता है 16U। तो यहाँ कार्बन कितना है, एक ही, तो 12 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, एक का कितना होता है 16, तो 16 ग्राम। तो ये कितना हो गया 16, 32 और 12 44G। तो आपको आ गया मोलर मास, ये आ गया। आपको आ गया क्या, अब मेरे को आ गया ये 132 गिवन मास। अब सिंपली नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, 132 जो कि है गिवन मास, और उसको क्या कर दूंगा हमें 44G, इससे क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा, G से G कट जाएगा, इसलिए मोल का कोई यूनिट भी नहीं होता है, ठीक है। तो और इसका क्या आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 कितना आ गया 3, तो ये किसके बराबर हो गया, कितना हो गया 3 मोल्स। यानी 132 ग्राम ऑफ CO2 में कितना होगा 3 मोल्स। अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं आता है, मेरे को फार्मूला नहीं याद है, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है कि मोल्स होता क्या है। तो मोल्स होता है कि जो एटम है या मॉलिक्यूल है
उसके ग्राम एटॉमिक मास में कितना पार्टिकल है, उसी का बराबर तो होता है मोल। तो यहाँ से हम छोटा सा एक सेंटेंस लिखेंगे, क्या कि इन 44 ग्राम ऑफ CO2 वी हैव 1 मोल। हमारे पास कितना होता है 1 मोल, ठीक है। तो हमको निकालना पड़ेगा 1 ग्राम में, पहले 1 ग्राम ऑफ CO2 में कितना होगा, तो 1/44 मोल्स। तो अगर हमको निकालना है किसमें 132 ग्राम में, क्योंकि हमको 132 ग्राम में निकालना है, तो 132 ग्राम ऑफ CO2 में कितना होगा, तो 1/44 इंटू 132 जो अगेन आएगा 3 मोल्स के बराबर। तो आप कोई मेथड ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यूनिटरी मेथड, अगर मैथ में आपका अच्छा है, यूनिटरी मेथड है, ऑफकोर्स आप इसके साथ जाइए, क्योंकि कोई बच्चे होते हैं जिनको फार्मूला याद करने में अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, आप इस मेथड से ऑप्ट कीजिए। नहीं आपको फार्मूला याद है, बहुत अच्छा है, फार्मूला बहुत ईजी है, गिवन मास बाय मोलर मास, और ये भी मैंने रटवाया नहीं आपको, इस प्रॉब्लम की मदद से आपको डिराइव करा दिया एक तरह से, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक पार्टिकल वाला पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें ये पार्टिकल वाला फार्मूला भी यूज हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल वाला। तो ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपको कैलकुलेट करना क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9.033 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है। मतलब हीलियम है, हीलियम में आप मास निकालने चाहिए नहीं, आपको तो पार्टिकल दिया हुआ है, तो पार्टिकल से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ये किसके बराबर हो जाएगा, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि 9.033 इंटू 10⁻24 बाय जो एवोगाड्रो नंबर होता है वो, ये फॉर्मूला का यूज करें इसका, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब ये दोनों पावर देखिए, दोनों का 10 है, बेस सेम है, तो इस दोनों का तो सिंपल क्या हो जाने वाला है, इस दोनों का सिंपली हो जाना है, ये 24 है और ये पावर ऊपर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 24 - 23 हो जाएगा, पावर सिंपल का एक्सपोनेंट का फॉर्मूला से। अब ये बचा, ठीक है, तो 6022 को अगर हम इससे करते हैं डिवाइड तो क्या आएगा, देखिए करते हैं, तो ये आपको आ जाने वाला है कितना, तो स्टूडेंट्स इसको आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये डिवाइड करने पे आएगा 1.5, इसको इससे डिवाइड करने पे कितना आएगा 1.5, ठीक है। तो 1.5 इसको 10⁻24 और ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 23, तो कितना आ गया 1.5 इंटू 10, ठीक है, 24 - 23 1 हो गया, 10 के पावर 10 हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया 15 मोल्स। यानी इतने पार्टिकल में इतने एटम्स जो है, ठीक है, इसमें कितने मोल्स है 15 मोल्स। ओके, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको पूछ दिया थोड़ा सा उल्टा, इसको भी यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप आराम से कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है, ठीक है। आपको अगर पूछ दिया कि कैलकुलेट मास, आपको मास कैलकुलेट करना है इस बार, ठीक है, मोल्स ने, कैलकुलेट मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। 1 मोल कैल्शियम का कितना वेट होता है, 1 मोल कैल्शियम का वेट होता है 40 जी, आपको पता है ना, एटॉमिक नंबर 20, तो 20 इंटू 2 यानी 40 जी। तो आपको किससे कैलकुलेट करना है, तो 1 इंटू 40, तो 0.5 का कितना हो जाएगा 0.45 मोल्स ऑफ कैल्शियम, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 0.5 जो किसके बराबर हो जाएगा 8 ग्राम, ऐसे कैलकुलेट ही कर लीजिए, 5 टू 20 ग्राम के बराबर। आप फिर बोलेंगे कि अरे एक यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं, एक फार्मूला से कर रहे हैं, चलिए फार्मूला से ही करते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फार्मूला ही अच्छा लगता है, कुछ ही बच्चे होते हैं जो फार्मूला पसंद नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं इस फार्मूला को, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है गिवन मास, ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास कितना है यहाँ पे 40, ठीक है, तो इस फार्मूला से भी निकल जाएगा, मोलर गिवन नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं रख दिया 0.5, गिवन मास वही तो निकालना है, ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास, गिवन मास कितना है, गिवन मास हमको निकालना है, तो वो मास क्या होगा वो निकालना है, भाई मोलर मास कितना है 40, तो फिर से तो वही हो गया 40 इंटू 0.5, तो गिवन मास किसके बराबर आ गया, गिवन मास जो हमको मास निकालना है वो बराबर आ गया 40 इंटू 0.5 जो कि आ जाएगा 20 जी के बराबर। तो ऐसे भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे एकदम कंसेप्ट पूरा हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं कि एक एटम का ग्राम में कितना मास होगा, ठीक है, एक एटम का मास तो हम लोग जानते हैं ना कि यू में दिखाते हैं यूनिफाइड मास में। अब यहाँ कंपेरिजन करते हैं, एक इसको कंपेरिजन समझ लीजिए, कंपेरिजन बिटवीन यू एंड जी। अब यूनिफाइड मास और ग्राम में देखिए कितना अंतर है, इसको आप इस क्वेश्चन की मदद से फिल कर पाएंगे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना वेट होता है आपको भी पता है, 1 मोल है तो 12 जी होगा, वेट एटम वेट 12 जी यानी 12 ग्राम है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड मास ऑफ 1 एटम।
आपको मास निकालना है 1 एटम का, मास ऑफ 1 एटम। 12 ग्राम एटम का जो मास है, जो 12 ग्राम एटम मास है उसमें 1 मोल है। 1 मोल का क्या मतलब होता है? 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ कार्बन है तो कार्बन एटम। ठीक है, इसका वेट कितना है? वेट 12 ग्राम। तो आपको कितना निकालना है? 1 कार्बन एटम का। ओ 1 कार्बन एटम कितना हो जाएगा? 12/6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 12/6022, यहाँ मैं 3 जीरो दे दूंगा, हाँ, इंटू हो जाएगा 10⁻, ये प्लस में है ऊपर चला जाएगा माइनस, और ये टोटली आएगा 1.99। इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉरी डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23। इमेजिन किए आप, थोड़ा सा फील किए। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया? ग्राम में। मतलब एक एटम का वेट, 1 एटम वेट इन ग्राम जो होगा कार्बन का ग्राम, वो किसके बराबर दिख रहा है आपको? 1.99 इंटू 10⁻⁻23। मतलब -23 कितना छोटा है आप समझिए, इतना बहुत छोटा हो गया ये। ठीक है, इतना छोटा हो गया, इसके बराबर है। तो आप इमेजिन कीजिए यू और जी में कितना डिफरेंस है। ओह, और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है कंपैरिजन करने, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, किसके पास ज़्यादा एटम होगा? मोर नंबर ऑफ एटम, और इसमें दे देगा आपको 100 ग्राम, जैसे यहाँ मैं ले रहा हूँ एनसीईआरटी का, 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम आयरन, और यहाँ एटॉमिक मास दे दिया है, आयरन का दिया है 23U, वैसे हम लोग को पता ही है। आयरन का दे दिया आसानी के लिए कितना? 56U। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो 100 ग्राम और यहाँ दोनों चीज़ मास दोनों सेम दिया हुआ है, लेकिन आपको बताना है कि किसमें एटम ज़्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 6.022 × 10⁻23 जिसको हम 1 मोल बोलते हैं, वो 1 मोल कितने में रहता है? उस एटम का मास इन ग्राम में। तो अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे सोडियम का, तो सोडियम का मास कितना है? 23 ग्राम। तो हमको अगर मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, जितना नंबर ऑफ मोल ज़्यादा उतना नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23, 2 मोल निकालेंगे तो उसका 2 गुना, 3 मोल तो 3 गुना, जितना ज़्यादा मोल उतना ज़्यादा पार्टिकल। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना चाहिए वो कैसे निकलता है? गिवन मास जो कि है 100 बाय मोलर मास जो कि है 23, कितना आ जाएगा ये? तो ये 23 बाय इतना आ जाएगा आपको 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो इसको आप कीजिएगा तो लगभग 4.34 आएगा। ठीक है, यानी 100 ग्राम जो होगा क्या सोडियम, उसमें इतना मोल्स क्या होगा? ठीक है, इतना मोल्स होगा सोडियम का एटम, इतना मोल्स मतलब इतना इंटू 6.022 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, 4 आयरन के लिए अगर निकाले तो आयरन के लिए फिर से मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास। ठीक है, गिवन मास आप थोड़ा बार फार्मूला ट्राई करेंगे जिससे आपको याद हो जाए, बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या है इसका? इसका भी 100 ग्राम है। मोलर मास इसका होता है 56, जो कितना आ गया? इसको आप 1.78, ये किसके बराबर है? 1.70। कैलकुलेटर करके आप देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है चाहिए। तो देखिए इसमें आया आयरन का 100 ग्राम में, ठीक है, 1.78 मोल है, और सोडियम का 100 ग्राम में ही 4.3 मोल है। तो किसका ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होगा? तो ऑफकोर्स सोडियम हैज़ हाइयर नंबर ऑफ एटम, ज़्यादा होगा। ठीक है, या मोर नंबर ऑफ एटम, ज़्यादा एटम होगा किसमें? इन 100 ग्राम, इन 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम में किसका ज़्यादा है? तो सोडियम का, क्योंकि इसका देख रहे हैं, इसका 1.78, इसका कहाँ लगभग 3 गुना ज़्यादा हो गया। ओके, अब और भी बात कर लेते हैं कुछ। अब बोल रहा है कि अगर मास सिंगल एटम का, किसी एलिमेंट का सिंगल एटम का मास जो है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, बोल रहा है मास ऑफ सिंगल एटम का भी हम लोग देखे हैं कितना कम मास होता है, 1.9 कार्बन का था, सबका अलग अलग हुआ। मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का, इज 2.65 × 10⁻⁻23 G। ओके, ग्राम है इतना। आपको क्या निकालना है? फाइंड एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास निकालना है और नेम भी करना है, एंड ऑल्सो नेम द एलिमेंट, एलिमेंट का नेम भी करना है।
वो एलिमेंट ही है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एलिमेंट ही। सिंगल एटम किसी एलिमेंट का इतना है 2.65 इंटू 10⁻23। हम लोग जानते हैं अगर एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास अगर हमको निकालना है तो वो एटॉमिक मास जितना होता है वो ग्राम, अगर ग्राम एटॉमिक मास की बात करें, ग्राम एटॉमिक मास होता है वो कितना बड़ा होता है 1 मोल्स का। अब 1 मोल्स कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का, और यहाँ एटम्स का चूँकि एलिमेंट का बात करें, ठीक है। तो अगर हमको ये निकालना है तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए 1 मोल 1 एटम का जो 1 एटम हैज मास, कितना मास है 1 एटम का मास है 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यही 1 मोल नहीं, जब ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएगा, यही क्या बना देगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, क्योंकि 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, तो है होगा। तो इसका अगर मास हम निकाल लें तो वो आ जाएगा उसके मास के बराबर। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2.65 इंटू 10⁻⁻23 जी इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाने वाला है एक दूसरे से, तो बचेगा क्या 2.65 इंटू 6.022, और ये आपको लगभग लगभग आएगा 15.96 ग्राम, जिसको हम 16 ग्राम भी लिख सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, ऑक्सीजन होगा शायद, ठीक है, ऑक्सीजन होगा, वो सिंपल है। और भी कुछ क्वेश्चन है, एक और अच्छा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि अच्छा है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक लास्ट क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आयंस निकालने के लिए या एटम्स निकालने के लिए इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसमें बोल रहा है, इसमें ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ एटम्स टाइप, एटम इन अ सैंपल, किसी सैंपल में एटम निकालने के लिए। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखे थे जिसमें हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालना था। वो नंबर ऑफ मोल दो तरीके से निकाल सकते थे, एक मास के थ्रू और एक पार्टिकल के थ्रू। फिर हम लोग देखे कि मोल्स दिया रहता था, उससे मास कैसे निकाले, ठीक है। फिर इससे जस्ट पीछे देखे कि एक एटम का मास दिया रहता है, उससे हम लोग एटॉमिक मास कैसे निकाले। अभी हम लोग जानने चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे एटम, कितना एटम है वो निकाले, ठीक है। तो आपको बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, एटम या आयन, कैलकुलेट या केमिकल स्पेस एक साथ बोलते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन। चलिए ये भी आसान है, एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट बोल रहा है कितने में, इन 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3। अब ये कम ना हुआ Al2O3, अरे इतना छोटा है, इतना छोटा नहीं, आप देखें ना 1 जो एक होता है उसका कितना एटम का कितना छोटा छोटा मास होता है 10⁻⁻23 जी में, तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। इसमें तो आप फील कर सकते हैं, आप अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखेंगे तो आपको थोड़ा दिखेगा भी, मतलब इसमें बहुत सारा आइटम है, तो आपको कितना है वो निकालना है। तो देखिए Al2O3 में एल्युमिनियम का आपको मास दे दिया है 27 U और ऑक्सीजन का मास दे दिया है 16 U। आपको पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसको मैं फार्मूला यूनिट मास इन ग्राम, तो वो किससे बराबर होगा, तो Al2 है, 2 एल्युमिनियम है तो 2 इंटू 27 प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू 16, तो ये आ गया कितना 54 प्लस 48, तो ये किसके बराबर हो गया 102, अगर ग्राम में निकालना है तो 102 ग्राम के बराबर। ओके, अब देखिए इसका क्या मतलब है कि 102 ग्राम जो होगा वो मास होगा, ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है ना, तो 102 ग्राम जो होगा मास होगा किसका, अब 1 मोल्स ऑफ Al2O3, ठीक है। तो 1 मोल जो होगा Al2O3 में, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं 102 ग्राम मास है किसका, 1 मोल Al2O3, और 1 मोल Al2O3 में कितना एल्युमिनियम है 2 ठो, तो एक लाइन हम ये लिख लेते हैं 1 मोल ऑफ Al2O3, हमको क्योंकि एल्युमिनियम के बारे में बात करना है, तो 1 मोल ऑफ Al2O3 हैज 2 एल्युमिनियम एटम, 2 एल्युमिनियम के एटम, या मोर अप्रोप्रिएटली आयंस बोले, ठीक है, आयंस, ठीक है। तो हमको अगर चेक करना है, ठीक है, किसमें 0.059 में, इसमें हमको चेक करना है, तो 0.051 में हमको अगर चेक करना है, तो 1 मोल एल्युमिनियम Al2O3 जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितना आयंस है, तो 2, तो यानी 102 मोल्स में एक एल्युमिनियम का कितना मास होता है, तो एक एल्युमिनियम का 72, उसमें 2 एल्युमिनियम है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 102 ग्राम जो है 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 हैज कितना, हैज 2 इंटू 27, एक का कितना होता है 27 U और 2 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 27 यानी 54 ग्राम। 102 ग्राम में कितना है
54। हम पहले 1 मोल में यानी 102 ग्राम में निकाल लेते हैं, फिर 0.051 जो दिया है उसमें निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या निकालिए, देखिए सिंपल सी, पहले मोलिकुलर मास निकाले, ग्राम मोलिकुलर मास। उसमें एक बात हम लोग समझते हैं कि जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है उसी के बराबर क्या होता है, 1 मोल। ठीक है, किसी चीज़ का 1 मोल उसके ग्राम मोलिकुलर मास, एक ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, शुरू से यही रट रहा हूँ मैं। उसके बाद 1 मोल में 1 मोल अगर Al2O3 है, उसमें 2 एल्युमिनियम के आयन्स दिख रहे हैं। 1 मोल यानी 102 ग्राम जो है उसमें 1 मोल दिख रहा है, 2 मोल दिख रहा है एल्युमिनियम का, 2 एटम दिख रहा है, 2 आयन दिख रहा है एल्युमिनियम का। तो 102 ग्राम में जो सिर्फ एल्युमिनियम है उसका कितना होगा, क्योंकि हमको एल्युमिनियम का ही निकालना है, तो सिर्फ एल्युमिनियम का 2 × 27 यानी 54 ग्राम होगा। तो अब तो हमको इसमें नहीं निकालना है, हम 1 ग्राम में पहले निकाल देंगे। तो 1 ग्राम Al2O3 है कितना हो जाएगा, 54/102। अब हमको निकालना कितना है, 0.051 ग्राम Al2O3 कितना होगा, तो 54/102 इंटू 0.051, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसको आप पूरा कैंसिल करेंगे। 54 1000 27 to 51 27 इंटू 51 और ये 51 कैंसिल हो गया, तो 27/1000, तो कितना बराबर है, 0.027 ग्राम एल्युमिनियम। मतलब समझिए आप कि 7 जो मास है एल्युमिनियम का, उसमें अगर 0.051 ग्राम एल्युमिनियम का ले, उसमें कितना ग्राम होगा, ठीक है, 0.027 ग्राम एल्युमिनियम होगा। पर हमको तो बोला था नंबर ऑफ आयन निकालने, आप तो मास निकाले। अरे जब मास पता चल गया तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, अगेन आप एक कंसेप्ट लगाएंगे कि 27 ग्राम एल्युमिनियम है, उसके पास कितना आयन होगा, हैज 1 मोल आयन। कितना होगा, 1 मोल आयन, क्योंकि ग्राम इसका कितना है, वही तो एटॉमिक मास इन ग्राम है। ठीक है, तो उसका कितना होगा, 1 मोल आयन यानी 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। ठीक है, तो अगर हम बात करना चाहते हैं किसका, 0. इसका, क्योंकि हमको इतना मास है, 0.051 ग्राम में इतना मास है। मैं एक बार और आपको कोशिश करूंगा इसको समझा देने का अच्छे से। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, 1 ग्राम में अगर निकालना चाहते हैं /27। अब हमको किस में निकालना है, हमको तो इसमें जो हमको मिला है 0.027 ग्राम में, तो वो आप कैलकुलेट करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23/27 इंटू 0.027। अब और आप ऑल आप कीजिएगा तो यहाँ 1000, यहाँ 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 6.022, ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻23 - 3, यानी आ गया 6.022 इंटू 10⁻20। मुझे पता है आपको ये क्वेश्चन बहुत भारी लगा होगा, आप अरे कितना हैवी क्वेश्चन है, कितना बड़ा बन गया। देखिए सब क्वेश्चन हैवी होता है, सब क्वेश्चन आसान रहता है, डिपेंड करता है आप समझे कि नहीं। आपको क्या बोल रहा था कि आपको एल्युमिनियम का आयन निकालना है, कितना एल्युमिनियम का आयन होगा, किसमें, 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में। आपको पहला बात तो अगर आयंस निकालना है तो उसको मास निकालना पड़ेगा, और मास निकालने के लिए पहले मॉलिक्यूल में देखना पड़ेगा। तो इस मॉलिक्यूल में आयंस में अगर देखेंगे, ये जो आयनिक कंपाउंड है इसमें 2 एल्युमिनियम है एक पूरे मॉलिक्यूल में, एक पूरे आयंस में, एक Al2O3 के आयंस में वो कितना है, तो 2 एल्युमिनियम का आयंस है। तो पहले हम 2 एल्युमिनियम का मास निकालिए, तो 2 एल्युमिनियम का मास कितना हो जाएगा, 54 ग्राम। ये 54 ग्राम किस में है, 1 मोल Al2O3 में। 1 मोल Al2O3 अगर हम ग्राम में ही, दोनों का ग्राम में ही बात करें तो 1 मोल Al2O3 का ग्राम में कितना मास होता है, तो 102। तो 102 ग्राम में इतना है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, हम 1 ग्राम क्यों निकाला है, क्योंकि हमको इसमें निकालना है। तो 1 ग्राम में 54/102 होगा, तो 0.051 ग्राम में कितना होगा, तो सिंपल कैलकुलेशन किए तो आया इतना। अब हमको मास निकल गया है Al2O3 का। ठीक है, Al2O3 में Al का मास निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो 27 ग्राम जो एल्युमिनियम है वो उसका ग्राम एटॉमिक मास है, तो उतने ग्राम में 1 मोल, जितना ग्राम एटॉमिक मास रहता है उतना ही मोल होता है ना, वो 1 मोल के बराबर होता है। तो 1 मोल है यानी 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस है। तो हमको किस में निकालना है, 0.027 ग्राम में यहाँ से। पर हम इसके लिए पहले 1 ग्राम में निकालते हैं, 1 ग्राम में ये हो गया, 0.027 ग्राम में ये हो गया, सिंपल कैलकुलेशन किया हमारे पास आंसर आ गया। यानी इतना आयंस होगा किसमें, 0.051। आप उम्मीद लगा लीजिए कितना कम मास था, 0. आपको देखने के लिए तो इतना कम मास है, ये तो आपके एक पॉइंट बराबर मास है, एक सुई के बराबर, और इसमें इतना आयंस एल्युमिनियम। तो इसी से उम्मीद लगा लीजिए कि मोल्स थोड़ा मोड़ा छोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, हाँ बहुत बड़ा चीज़ है।
ठीक है। मोल्स आप कोशिश कीजिए कोई चीज़, अब बात कर सकते हैं आप लोग कि मुझे 1 मोल कोई चीज़ चाहिए, 1 मोल पैसा चाहिए। 1 मोल अगर आपके पास 1 रुपया भी हो गया तो इतना हो जाएगा, इसलिए 1 मोल बहुत बड़ा है, मेरा सिंपली कहने का मतलब है। तो हम लोग आज कंसेप्ट किए मोल का, डिफरेंट तरह का क्वेश्चन किए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन किस किस टाइप का था। पहला था नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन, पहला टाइप का जो था वो क्या था, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। इसके लिए 2 तरीका था, पहला था गिवन मास से, ठीक है, दूसरा था किसी से, गिवन पार्टिकल से। ओके, दूसरा तरह का क्या क्वेश्चन था, दूसरा टाइप का क्वेश्चन था कैलकुलेटिंग मास। कैलकुलेटिंग मास भी 2 तरह से हो सकता है, हमको मोल्स दिया हो, ठीक है, और या पार्टिकल दिया हो, मास फ्रॉम मोल्स, ठीक है, ये तरह का क्वेश्चन किए। तीसरा तरह का क्वेश्चन क्या किए, तीसरा तरह का क्वेश्चन में हम लोग मास, एटॉमिक मास निकालना सीखे, एटॉमिक मास फ्रॉम मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम से, और हर कुछ कहाँ घूम रहा है तो 6.02 × 10⁻23 पे। चौथा चीज़ हम लोग अभी किए हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस या एटम, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। आपको कभी एटम्स बोल सकता है, H2O में जैसे H कितना है, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, हाँ एटम्स या आयंस इन अ मॉलिक्यूल। तो इतना चीज़ हम लोग आज किए हैं, ठीक है। वीडियो बड़े ही लंबी है लेकिन आपको सारा कंसेप्ट हो गया, ठीक है, जो है 9 के बच्चे को ज़रूरी है, एक NCERT वाले बच्चे को। तो चलिए ऐसे ही अब ये थ्योरी ऑफ एटम खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए एंजॉय कीजिए, थैंक्स।